हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजनी प्रेम रेशमन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का जो है उसका चैप्टर 14 मूवमेंट्स ऑफ द ओशन ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक वेव के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइड्स किस किस टाइप के टाइड्स होते हैं, टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो टाइड्स का स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे टाइड्स का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मीन्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन पीटी पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, बट मीन्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओशन करंट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि ओशन करंट्स का टाइप्स क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसका मूवमेंट्स कैसा होता है, मूवमेंट्स कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ओशन करंट्स के मूवमेंट को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है, ये सब कुछ देखेंगे। और ओशन करंट्स का क्लाइमेट पे क्या रोल होता है, इकोनॉमी पे क्या रोल होता है, ये सब कुछ हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले अभी हम लोग आते हैं मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर। देखो, ये जो मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर है ना, ओशन का वाटर 2 तरीके से मूव कर सकता है। एक तो हो सकता है वर्टिकल मूवमेंट, क्लियर है, या फिर दूसरा हो सकता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अगर वर्टिकल मूवमेंट हो जाए तो इसको हम लोग टाइड्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हो गया वेव्स और दूसरा जो है वो हमारा हो गया ओशन करंट्स। क्लियर है। ओशन करंट के बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों का एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये हमारा टाइड्स है। यहाँ पे क्या वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। जब लो टाइड है तो पानी का लेयर इस जगह पे आ जा रहा है। क्लियर है, ये लैंड एरिया है। ये वाला एरिया जो है फिर वो आप दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब हाई टाइड आता है तो पानी का लेयर यहाँ आ गया, ये वाला लेयर पूरा ढक गया है। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या हो जाए, पानी का जो मूवमेंट है, जो वाटर का मूवमेंट है, वो वर्टिकल मूवमेंट हो जाए। मतलब पहले इस लेयर पे था, फिर इस लेयर पे हो गया। तो जो वर्टिकल मूवमेंट है इसको हम लोग टाइड बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। इस तरीके से वेव जो है ये हॉरिजॉन्टली बह रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इसको हम लोग वेव्स बोल रहे हैं। फिर एक आता है ओशन करंट। इसको भी हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही समझो कि ओशन करंट अ काइंड ऑफ रिवर होता है ओशन में, जो मतलब जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है। जैसे गंगा रिवर का डायरेक्शन फिक्स है ना, कि वो यहाँ से ऐसे ऑरिजिनेट करके बे ऑफ बंगाल में ऐसे जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ओशन करंट्स का भी डायरेक्शन फिक्स होता है कि इस जगह पे जो ओशन वाटर है उसका डायरेक्शन ऐसा ही होगा, बेंगोला करंट के डायरेक्शन में। इधर जो है वो इस डायरेक्शन में ही ओशन करंट्स जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओशन करंट्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है। तो ये सब कुछ हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। सबसे पहले जो है वो हम लोग वेव्स के बारे में देख लेते हैं कि वेव्स क्या होता है। क्लियर है। देखो, वेव्स जो है ना, वो बेसिकली जो है ये एक एनर्जी है। क्लियर है। और क्योंकि ये एनर्जी है तो वेव्स जो है यहाँ पे मूवमेंट भी हमारा एनर्जी का ही देखने को मिलेगा, ओशन वाटर का नहीं देखने को मिलेगा। जैसे सपोज कर लो, मैं बताता हूँ होता क्या है। इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये विंड का डायरेक्शन है। अब ये विंड का डायरेक्शन है तो पहले मान लो ये पानी कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब ये क्या करता है, विंड का डायरेक्शन की वजह से ये जो है ये थोड़ा पानी का लेयर जो है ये यहाँ पे राइज करना स्टार्ट करता है। विंड इसको ऐसा उठाना स्टार्ट करता है। क्लियर है। ये उसको उठाता है, उठाने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट तक ही वो ले जा पाता है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि विंड का वेलोसिटी कितना होगा। अगर विंड का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा बनेगा। अगर विंड का वेलोसिटी कम होगा तो ये हाइट जो है वो थोड़ा कम बनेगा। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो अभी क्या ये इस चीज़ को पुश किया। अभी जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर हम लोग सपोज कर लो पत्थर फेंक रहे हैं ग्राउंड से, इस जगह से अगर हम लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रेविटी उस पर जो वर्क कर रहा है वो क्या होता है, उसको लगातार नीचे खींच रहे हैं तो पत्थर फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज़ ऐसे यहाँ पे हो जाए, ये वेव ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी जो है उसको लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है फिर ये वापस ये नीचे आ जाएगा पानी। अब ये पानी नीचे आ गया। अब ये क्या होगा, जब नीचे आएगा तो ये नीचे का पानी जो है वो क्या होगा, फिर ऊपर फर्दर अपवर्ड जाएगा। क्यों, क्योंकि विंड का डायरेक्शन भी उसको एक तो पुश कर रहा है और नीचे दूसरा रीजन क्या है, ऊपर का पानी जो ये नीचे आ रहा है उसकी वजह से ये पानी जो है ये नीचे का पानी ऊपर जा रहा है। कुछ इस तरीके से हो जाए। मतलब यहाँ पे जो वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या है, इस सर्कुलर डायरेक्शन में यहीं पे रोटेट कर रहा है। हम लोग को देखने में क्या लगता है कि पानी तो इस जगह का पानी ऐसे बह के यहाँ चला गया होगा, इस जगह का पानी बह के यहाँ चला गया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है। एनर्जी इस जगह से इस जगह ऐसे बहता जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर मान लो
क्या देखने को मिलता है कि अगर ये मान लो ये पानी है, यहाँ सेंटर में हम लोग जब पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, ये जो सेंटर में पत्थर फेंकने की वजह से अब क्या हुआ, इस जगह पे जो एनर्जी क्रिएट हुआ, ये एनर्जी जो है ये क्या वेव के फॉर्म में ऐसे प्रोपोगेट करते करते पूरा फैल जाता है। बट पानी का जो ड्रॉप, जो यहाँ पे पानी है, वाटर पार्टिकल्स जो है, ये क्या है, ये एक ही जगह पे ऐसा सर्कुलेट कर रहा है। एज सच पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये ऐसा समझो जैसे सपोज कर लो ये स्टेडियम है, स्टेडियम में ये जो वेविंग हो रहा है, क्लियर है, जो लोग हाथ ऐसे हिलाते हैं, हाथ जो है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसा मूव करता हुआ दिख रहा है, क्लियर है। बट ये जो ऐसा मतलब एक बार पूरा इस डायरेक्शन में है, फिर ऐसा रोटेट करके फिर इस डायरेक्शन में ऐसा वेव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाए, लोग तो अपने ही जगह पे हैं, हाथ का भी मूवमेंट क्या हो जाए, हाथ भी सबका उसी जगह पे है, हो क्या जाए, बस एनर्जी का मूव हो जाए, क्लियर है। तो बस कुछ वैसा ही होता है कि इस जगह पे क्या है कि एक्चुअली ट्रैवल क्या कर रहा है हमारा, एक्चुअली ट्रैवल हमारा एनर्जी कर रहा है। वाटर पार्टिकल जो है वो मेनली क्या है, अप एंड डाउन ऐसे ही मूव कर रहा है। इस जगह पे विंड का जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, तो इस जगह पे मूवमेंट जो है वो ग्रेटर सर्कल देखने को मिलेगा। इससे नीचे जो है विंड का सर्कल जो है, क्योंकि इम्पैक्ट अगर ऊपर मूवमेंट हो रहा है तो नीचे भी तो इम्पैक्ट होगा ही होगा ना कुछ, तो नीचे जो है वो इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, और नीचे इम्पैक्ट थोड़ा और कम होगा, तो सर्कल और छोटा बनेगा, और जितना नीचे जाते जाएंगे हम लोग उतना ज़्यादा छोटा होगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा वेव कहाँ पे बनेगा, सबसे बड़ा वेव बनेगा सरफेस पे, फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसा वैसा क्या होगा, वेव छोटा होगा। दूसरा क्या, विंड वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका हाइट उतना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगा तो बहुत हाइट तक उसको लेकर के जाएगा, तो इस जगह पे वेव्स क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। जैसे सपोज कर लो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसा पढ़ा था ना कि जो वेस्टर्लीज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, इस जगह पे जो वेस्टर्लीज होते हैं, ये वेस्टर्लीज हमारे कैसे होते हैं, ये वेस्टर्लीज को हम लोग फ्यूरियस 40s बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा विंड वेलोसिटी बहुत हाई होता है, तो इस जगह पे हम लोग का वेव फॉर्मेशन भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। इसीलिए देखो जब भी लोग अंटार्कटिका जाते हैं तो अंटार्कटिका जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्यों, क्योंकि इस जगह पे वेव वेलोसिटी वेव का हाइट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत हाइट पे ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा विंड वेलोसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये क्या होता है, वेव को बहुत ऊपर हाइट तक लेकर के जाता है कुछ, क्लियर है। तो वही है कि कहाँ पे बिगेस्ट वेव फॉर्म होगा, ओपन ओशंस में फॉर्म होगा, जहाँ पे विंड खुला ऐसे चल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे लैंड एरियाज बहुत है, इधर वेव्स बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगा नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नदर्न हेमिस्फीयर के कंपेयर में कॉम्परेटिवली काफ़ी कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा, तो इस जगह पे वेव्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा हाइट अचीव करेंगे। जितना ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा वेव का हाइट होगा, क्लियर है। उसके बाद फिर एक क्या, वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल, ये लगभग हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ये अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे उतना ज़्यादा दूर तक ये एनर्जी ट्रैवल करता है, काफ़ी दूर तक ये एनर्जी ट्रैवल करता है, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इवन हज़ार हज़ार किलोमीटर तक ये एनर्जी कभी कभी ट्रैवल कर जाता है। बहुत केस में तो ऐसा देखा जाता है कि कोई जो है इम्पैक्ट यहाँ सदर्न ओशियन में हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ, और इसका वेव जो है वो ट्रैवल करते करते जो है ये बिल्कुल नदर्न हेमिस्फीयर तक आ जाता है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, इवन जो हेमिस्फीयर है इसको भी क्रॉस कर जाते हैं, इक्वेटर्स को भी क्रॉस कर जाते हैं, क्लियर है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि वेव्स जो है वो बीचेस के पास आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, स्लो हो जाता है। स्लो होने के पीछे रीज़न क्या है, फ्रिक्शन। क्यों फ्रिक्शन, अगर हम लोग कोई इमेज ऐसा देखें, जैसे सपोज कर लो ये वाला इमेज ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या, ये वेव ऐसा फॉर्म हो रहा है। अभी जब ये वेव फॉर्म हो जाए, अब ये जैसे जैसे क्या होगा, नीचे आएगा ये ओशन सरफेस के पास, तो अब क्या होगा, ओशन सरफेस से उसको फ्रिक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन मिलने की वजह से क्या है कि वेव्स जो है वो कॉम्परेटिवली क्या है, थोड़ा कमज़ोर पड़ते जाएगा, क्लियर है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो वही है, क्योंकि वेव्स जो है इसको रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट बस।
सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके, हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं ये यहाँ पे ये बता रहा था कि जैसे ये ओशन सोल पे जैसे ही वेव्स पहुँचता है, वैसे ही क्या होता है कि ओशन सोल से फ्रिक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है इस एनर्जी को, जो यहाँ पे एनर्जी जो बन रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वेव्स का मूवमेंट जो है धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इधर कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, इधर क्या है, फ्रिक्शन मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि वेव्स जैसे जैसे बीचेस के पास पहुँचता है, फ्रिक्शन की वजह से वेव्स जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो इस जगह पे वेव जो है वो ब्रेक हो जाना, ये कुछ वेव ऐसा है, और धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो वेव का डायरेक्शन ऐसा ऐसा होना स्टार्ट हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये वेव बन ही नहीं पा रहा, मतलब ये जो ऐसा होना चाहिए वैसा हो ही नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक कर जा रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे सर्जेस डेवलप होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये क्यों होता है, इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ द विंड ऐसा है, वेव ऐसा प्रोपोगेट कर रहा है मेरा। अब जब प्रोपोगेट कर रहा है तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से, बड़ा सर्कल है, फिर छोटा है, फिर छोटा, फिर ऐसे धीरे धीरे छोटा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को नीचे का जो ओशन सरफेस है, इससे रेजिस्टेंस बहुत कम मिल रहा है। बट जैसे जैसे ये शोर लाइंस के पास जाना स्टार्ट हो जाता है, जैसे इस जगह पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, नीचे का जो पार्टिकल्स है इसको तो ज़्यादा फ्रिक्शन मिल रहा है। फ्रिक्शन की वजह से ये क्या है, नीचे का पार्टिकल्स तो उतना ज़्यादा मूव नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन जो है, मतलब वेव पार्टिकल नीचे तक इम्पैक्ट कर ही नहीं पा रहा था, ये ऊपर अपना फ्रीली मूव कर जाता। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि नीचे का पार्टिकल में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, ऊपर का पार्टिकल में फ्रिक्शन है क्या, ऊपर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कहाँ है, नीचे है, नीचे सरफेस की वजह से फ्रिक्शन है। तो नीचे का पार्टिकल्स क्या होगा, स्लो होगा, स्लो होने की वजह से ये क्या है, पीछे रह जाएगा। ऊपर का पार्टिकल क्या है, इसको कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो अब ये जो देखो, ये क्या है, ये थोड़ा ऐसा स्लैंट हो गया, यहाँ पे ये और पीछे रह गया नीचे का पार्टिकल, ऊपर का पार्टिकल क्या है, थोड़ा और आगे चला गया। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा और आगे चला गया, और यहाँ पे क्या है, और आगे चला गया। अब बहुत ज़्यादा ऐसे स्लैंट होगा तो क्या होगा, ये पूरा वेव ऐसा जो बनाना चाहिए वो बना ही नहीं पाएगा, ये क्या होगा, ऐसे पूरा गिर जाएगा। क्लियर है। तो जब ऐसा हो जाता है, जब ये पूरा जो एक वेव बन रहा था, ये वेव फॉर्म नहीं हो पाता है शोर लाइन के पास, तो इसको हम लोग ब्रेकिंग ऑफ वेव्स बोलते हैं, कि वेव्स जो है वो ब्रेक कर गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेव्स ब्रेक क्यों करते हैं। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ध्यान में रखो कि नीचे वाला पार्टिकल्स जो होता है इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, ऊपर वाला पार्टिकल्स पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो ऊपर वाला पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट है, नीचे वाले पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो है, और उसकी वजह से ये जो है, ये हमारा थोड़ा स्लैंटेड होना स्टार्ट हो जाता है, और भी स्लैंटेड, और भी स्लैंटेड, और फाइनली ये जो है पूरा ब्रेक कर जा रहा है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वही है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि वेव का साइज़ जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका ओरिजिन क्या है। क्लियर है, या कितना ज़्यादा यंग वेव्स वगैरह है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखो वेव का साइज़ जो है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वेव का साइज़ और शेप जो है वो किसी भी जगह का, मतलब ये डिसाइड करता है या बताता है कि वो वेव का ओरिजिन कैसा रहा होगा। जैसे सपोज़ कर लो, अगर लोकल विंड है ना, या इम्पैक्ट सबसे पहले ऐसे देख लो कि ये मान लो ये तालाब है, इस जगह पे अगर हम लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा वेव हाइट कहाँ होता है, यहाँ होता है। और जैसे जैसे दूर जाते जाते क्या होता है, वेव हाइट एकदम कम होते जाता है। नहीं, इसका मतलब क्या है, जिस जगह पे ओरिजिन हुआ है उस जगह पे वेव हाइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे लंबा हाइट, बहुत ज़्यादा वेव हाइट होगा। लेकिन अगर जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा क्या होगा, वेव हाइट थोड़ा कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टीप स्लोप से, इसका मतलब क्या है, वो जो वेव है वो यंग है, और दूसरा वो हो सकता है लोकल विंड्स के वजह से फॉर्म हुआ हो। क्लियर है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि विंड का वेलोसिटी क्या है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर स्लो या स्टीडी वेव से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वेव जो है वो बहुत दूर में ओरिजिनेट हुआ होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ ओरिजिनेट किया है, तो धीरे 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 जो है यहाँ पे अगर वेव का हाइट बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, वेव जो है वो बहुत दूर में ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर है। हो सकता है मतलब कि वेलोसिटी भी क्या है, विंड वेलोसिटी भी बहुत कम है, विंड स्पीड भी बहुत कम है, ये भी रीज़न हो सकता है। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये वेव के बारे में हमने देख लिया कि
यहाँ पे क्या है, जो मोशन है वो एक्चुअली सर्कुलर होता है। ये सब हमने देख लिया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप देख लेना। ये सब तो बेसिक सिंपल सा फिजिक्स है कि अगर हम ऐसे देखें तो ये जो है, ये अपर हाइट जो है सी लेवल से, ये वेव क्रस्ट होता है। ये लोअर हाइट जो है ये वेव ट्रफ होता है, मतलब ये ट्रफ होता है, ये क्रस्ट होता है, ये वाला। फिर ये जो हाइट है, ये वाला हाइट, क्लियर है। ये अपर पोर्शन जो हो गया, ये वेव है। ये अपर पोर्शन को क्रस्ट बोलते हैं, यहाँ पे जो है ट्रफ है। उसके बाद फिर ये वाला हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये टोटल हाइट जो है ये हमारा वेव हाइट हो जाता है, क्लियर है। वेव पीरियड क्या हो जाएगा, तो एक वेव बनाने में कितना टाइम लगता है वो वेव पीरियड हो गया। ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ एक वेव का जो पूरा एक कंप्लीट वेव जो बन जाए, इसका लेंथ को हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। और हर पर यूनिट टाइम में कितना वेव का फॉर्मेशन हो जाए उसको वेव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट एक बार देख लेना, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है टाइड्स। टाइड्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, डिफरेंस बिटवीन टाइड्स एंड स्टॉर्म सर्जेस, अक्सर इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा मतलब एक स्टॉर्म सर्ज आ रहा है। ये पानी का लेयर है जो ऐसे आएगा पूरा इस जगह पे, कोस्टल एरियाज पे आकर के मतलब क्या करेगा, फ्लडिंग लेकर के आएगा, जो इस फिगर में और भी अच्छे से दिख रहा होगा। बट टाइड के केस में क्या होता है, ये तो ग्रेजुअल आराम से ऐसे धीरे धीरे हाइट बढ़ता है और ये लेयर यहाँ हो गया, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हाइट घटा और वापस सी लेवल यहाँ पे आ गया। बट ये जो सर्जेस होता है, स्टॉर्म सर्ज होता है, ये क्या होता है, ये वेव्स वगैरह का एक मतलब बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। जैसे सपोज कर लो साइक्लोन आ रहा है किसी भी जगह पे, अब यहाँ पे कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे क्या होगा, वेव बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेकर के क्या आएगा, कोस्टल एरियाज पे डंप करेगा, तो ये स्टॉर्म सर्जेस बनाएगा। तो साइक्लोन हो गया, सुनामीज वगैरह हो गया, ये सब टाइम क्या होता है, स्टॉर्म सर्जेस आता है। टाइड्स कब आ रहा है हमारा, टाइड्स तो नेचुरली आ रहा है हमारा, ठीक है। इसका हम लोग अभी देखेंगे कि टाइड्स कब आता है, क्यों आता है। बट मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टाइड्स किस चीज़ कैसे हो रहा है। टाइड्स जो है वो बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ग्रेजुअल है, बहुत ही स्लो है, कोई बहुत स्पीड नहीं है और ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्लियर है। इवन हम लोग का हेल्प करता है काफ़ी चीज़ों में, नेविगेशन वगैरह में, जो आगे हम लोग देखेंगे। बट ये स्टॉर्म सर्जेस जो होता है ये थोड़ा डिस्ट्रक्टेबल होता है, ये काफ़ी हार्म भी पहुँचाता है, क्लियर है। और दूसरा जो है यहाँ पे एक चीज़ और है कि टाइड्स वगैरह को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, स्टॉर्म सर्जेस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। रीज़न हम लोग देखेंगे, क्लियर है। सिंपल सा रीज़न यही है कि टाइड्स वगैरह का हम लोग अगर फॉर्मेशन देखें तो ये हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे कि ये जो है ये किस तरीके से सन, अर्थ, मून, ये सब के मूवमेंट की वजह से होता है, जो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड है और प्रिडिक्टेबल है। बट ये स्टॉर्म सर्जेस वगैरह जो हो गया, साइक्लोन हो गया या फिर जो सुनामी हो गया, ये सब प्रिडिक्टेबल उतना नहीं होता है, इसीलिए स्टॉर्म सर्जेस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आ जाते हैं, अब हम लोग डिटेल में थोड़ा टाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टाइड्स जो है वो क्या है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन है, ओशन वाटर है, वर्टिकल, क्लियर है, कि पहले राइज कर रहा है फिर फॉल कर रहा है, लो टाइड है फिर हाई टाइड आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये टाइड्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखो, ये तो हम लोग को पता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी दो अगर लार्ज मासेस है तो ये क्या है, ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r², ऐसा कुछ होता है। तो बिल्कुल बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे सपोज कर लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। अब यहाँ पे ये अर्थ है, ये अर्थ के इस साइड जो है यहाँ पे ये क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा हमारा वाटर देखने को मिलेगा। अब ये जो वाटर पार्टिकल्स है, ये वाटर पार्टिकल्स को क्या हो रहा है, मून जो है वो अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर है। अर्थ जो है वो तो सॉलिड पार्टिकल से अटैच्ड है, बट वाटर पार्टिकल्स क्या है, ये अटैच नहीं है। तो ये वाटर पार्टिकल क्या होगा, ये जो है, ये जो नॉर्मल सर्कल ऐसा होना चाहिए था, ये थोड़ा इस तरीके से होगा, और इधर का जो सरफेस है, मान लो अगर ये ऐसा होता तो ये जो है ये इधर थोड़ा दब जाएगा और इधर थोड़ा एक्सपेंड करेगा, क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी के वजह से हो रहा है, क्लियर है। तो एक तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी की वजह से, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे एक टाइड आ रहा है। दूसरा एक चीज़ और समझो, अब दूसरा एक और क्या होता है, जैसे सपोज कर लो ये ग्लास ऑफ वाटर है, क्लियर है, इसमें ऐसा पानी है। अब ये पानी का लेयर को क्या कहते हैं, इस ग्लास को हम लोग यहाँ से ऐसे, ये फिक्स पॉइंट है और इसके चारों अराउंड ऐसे रिवॉल्व करा रहे हैं। तो अब ये जब रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पानी का लेयर क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसा नहीं जाएगा, इधर थोड़ा ये ऐसा जाएगा,
इतना तो समझ में आता है ना, पानी का लेयर इस साइड क्या होगा, उठ जाएगा, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि पानी में क्या हो रहा है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और ये इस तरीके से जब हम लोग रिवॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा। मतलब सेम वैसे ही है कि ये अर्थ जो है ये सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस वाटर सरफेस पे क्या हो रहा है, एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसकी वजह से भी टाइड आएगा। मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मून का भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सन का भी है, बट क्योंकि सन जो है वो ऑल्दो साइज में तो बहुत बड़ा है बट ये डिस्टेंस में बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो उसकी वजह से क्या है कि सन और मून में अगर देखा जाए कि किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा, तो वो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मून है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है कि ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू सन का। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे इस इमेज में देखें, जैसे देखो इस जगह पे क्या है, ये मून है, मून और सन दोनों एक साइड है, क्लियर है। तो अब ये क्या होगा, ये दोनों मिल करके यहाँ का अर्थ का जो ये वाला लेयर होना चाहिए था इसको पुल करेगा अपने साइड, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइड मतलब बल्ज देखने को मिलेगा वाटर का, और यहाँ पे इस साइड ये वाला पोर्शन में क्या है, हाई टाइड जनरेट होगा, और उस केस में इधर क्या है, लो टाइड जनरेट होगा। लेकिन अभी अगर मान लो मून रोटेट करके इस साइड आ जा रहा है, तो जब इस साइड आ जाएगा तो उस साइड उस टाइम पे क्या होगा, हाई टाइड, क्योंकि अब यहाँ पे एक तो सन पुल कर रहा है और दूसरा क्या है, मून इधर पुल कर रहा है, क्लियर है। बट मैंने क्या कहा कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो हाई टाइड किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, और लो टाइड किधर बनेगा, इधर बनेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि किस तरीके से मून और सन के मूवमेंट की वजह से जो है वो हाई टाइड या लो टाइड बनता है। अगर सपोज कर लो सन, अर्थ और मून तीनों का तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में आ जाए, तो उस केस में जो टाइड बनता है उसको हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और अगर सपोज कर लो सन और मून जो है और अर्थ ये कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब जो टाइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जब नीप टाइड बनेगा तो यहाँ पे क्या, मून क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होता है तो ये यहाँ पे टाइडल बल्ज क्रिएट करेगा पोल्स के आसपास, और जब स्प्रिंग टाइड होगा तो ये क्या है, ये टॉर्रिड जोन्स में थोड़ा ऐसा टाइडल बल्ज क्रिएट करेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग टाइड्स के बारे में देख लेते हैं। टाइड जनरेटिंग फोर्स जो है ये हमने देख लिया कि टाइड जनरेटिंग फोर्स कौन कौन से हैं। दो फोर्स हमने मेनली देखा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का, और दूसरा जो है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, तो अब जैसे अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर जो है वो क्या हो रहा है, मून ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लियर है। अब ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो मून रोटेट करता है ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, कुछ इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और अर्थ जो है कुछ इस साइड होता है। अब अगर ऐसा है तो ये वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिजी, और ये वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, एपोजी, क्लियर है। अब इस साइड क्या है, जब मून यहाँ पे ज़्यादा पास होगा तो इस जगह पे क्या, टाइडल बल्ज जो टाइड्स आएगा वो हाई टाइड इधर ज़्यादा आएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मून जब इधर आ जाएगा तो इस साइड जो हाई टाइड आएगा वो क्या होगा, कॉम्परेटिवली थोड़ा कम आएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सिमिलर केस अगर हम लोग देखें कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है, ये अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों अराउंड, सन के चारों अराउंड। अब यहाँ पे क्या, सन में भी हम लोग देखते हैं ना कि जनवरी वगैरह के टाइम यहाँ पे क्या आता है, पेरिजी, और फिर हमारा जुलाई के टाइम यहाँ पे क्या आता है, एपोजी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख लिया जब अर्थ सन का रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उस केस में सन की वजह से जो इस पोर्शन में हाई टाइड आएगा वो कब आएगा, जनवरी के टाइम, और जब अर्थ यहाँ पे पहुँचेगा तो हाई टाइड यहाँ पे आएगा जुलाई के टाइम। लेकिन जो जुलाई के टाइम जो एपोजी पोजीशन पे जो हाई टाइड आएगा वो कॉम्परेटिवली क्या होगा, वीकर होगा एज़ कम्पेयर टू जो जनवरी के टाइम जो जब पेरिजी जो है जब पास में है तो उस टाइम जो हाई टाइड आएगा वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्लियर है। तो ये सारा कुछ फैक्टर्स है जो टाइड के स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं कि मून का पोजीशन क्या है, सन का पोजीशन क्या है, कब एपोजी पोजीशन है, कब जो है पेरिजी पोजीशन है। तो इन सब की वजह से जो है वो टाइड्स का स्ट्रेंथ डिटरमाइन होता है।
कुछ कुछ और फैक्टर्स है जो टाइड्स को डिफाइन करते हैं कि टाइड्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे मान लो जो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है तो वहाँ पे टाइड जो होता है हाइयर होता है। जैसे सपोज कर लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स तो पता है ना, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख रखा है, ये मान लो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है, क्लियर है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये यहाँ पे क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इस जगह पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, थोड़ा नैरो है। तो इस जगह पे अब जो है टाइड जो आएगा वो थोड़ा ज़्यादा हाइट तक आएगा, क्लियर है। यहाँ पे जो टाइड आएगा नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, ये हाइट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। रीज़न सिंपल सा, बस इतना ही समझ लो कि इस जगह पे क्या है, जब टाइड आ जाए तो अब जो ये पानी जो राइज कर जाए तो वो क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये है ना, नैरो वाले केस में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है, हल्का सा ही उठेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक कटोरा है, ये कप है, इसका जो माउथ है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। तो उस केस में क्या है, अब यहाँ पे जो वाटर लेवल राइज करेगा वो क्या है, ज़्यादा पानी हम लोग डालेंगे तब हल्का सा वाटर लेवल राइज करेगा। बट अगर कोई दूसरा कप ले रहे हैं और इसका जो ये माउथ है ये थोड़ा नैरोअर है, तो उस केस में क्या है, ये पानी थोड़ा जल्दी राइज करेगा। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होने की वजह से क्या है, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये क्या है, ये थोड़ा नैरो हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो हाई टाइड आएगा वो थोड़ा हाइयर हाइट तक आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के केस में क्या हो रहा है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, तो इस जगह पे जो पानी का हाइट होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं जंप करेगा। इसको ऐसे सिंपल समझो ना, मान लो ये बॉल है, ये बॉल का कैपेसिटी जो है मतलब पहले पानी जो है इसमें भी 500 ml था, यहाँ पे भी पानी जो है 500 ml है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, अगर 100 ml डालेंगे तो इसमें हाइट क्या होगा, 100 ml में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इसमें 100 ml और डालेंगे तो इसमें हो सकता है हाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, क्लियर है। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे है कि ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से तो टाइड्स का हाइट हाइयर होता है। मिड ओशियनिक आइलैंड्स जो है वहाँ पे टाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता है। जैसे सपोज़ कर लो ये पूरा जो है ये ओशन है, बीच में जो है ये यहाँ पे आइलैंड्स है, तो ये आइलैंड के पास जो टाइड है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो क्या बहुत ही छोटा सा होगा। बट वही अगर हम लोग देखें कोस्टल एरियाज़ में तो वहाँ पे हम लोग को टाइड जो है वो थोड़ा इम्पैक्टफुल देखने को मिलता है। फिर इवन शेप ऑफ द कोस्ट जो है वो भी मैटर करता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ मैप में देखें तो इस जगह पे देखो, जैसे यहाँ पे ये जो कोस्ट है ये क्या है, ये अगर बे का हम लोग कोस्ट देखें तो इस जगह पे क्या है कि वाटर यहाँ पे आ तो गया, लेकिन अब ये जो है ये एरिया जो है ये थोड़ा फिक्स्ड है। इस वॉल्यूम ऑफ एरिया में अब क्या टाइड थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। ये और ज़्यादा अगर अच्छे से एग्जांपल मैं दूँ तो ये देखो गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पे इस जगह पे क्या है, ये बहुत ही नैरो पैसेज में पानी एंटर कर चुका है। अब ये क्योंकि बहुत ही नैरो पैसेज में पानी यहाँ पे एंटर किया तो इस जगह पे क्या है कि टाइड का हाइट हम लोग को ज़्यादा ग्रेटर देखने को मिलेगा, कि ग्रेटर हाइट तक टाइड्स यहाँ पर आएगा। इस रीजन में टाइड्स का हाइट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो इन चीज़ों पे भी मतलब कोस्टल एरियाज़ का जो शेप है वो कैसा है उस पर भी डिटरमाइन करता है। या कोई बे है तो वहाँ पे कैसा मतलब उसका शेप है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे टाइडल बल्ज क्या कितना हाई आएगा, कितना ज़्यादा मतलब हाइट अचीव करेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे देखो बे ऑफ फंडी हो गया कनाडा का, या फिर अभी जैसे मैंने गल्फ ऑफ खंबात का एग्जांपल दिया, तो ये सब क्या है क्योंकि यहाँ पे माउथ जो है वो मतलब इनर फनल शेप का है, और यहाँ पे क्या माउथ जो है वो तो वाइड है बट इनर पार्ट क्या है नैरो। जैसे अभी हम लोग गल्फ ऑफ खंबत में देखे ना कि यहाँ पे क्या है माउथ तो वाइड है बट इनर में अंदर जाने में क्या है थोड़ा फनल शेप्ड इस टाइप का आता है, वो थोड़ा नैरो है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइडल वाटर जब इंटर करता है तो वो काफ़ी कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में इंटर करता है इस छोटे से स्पेस में, और वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा राइज करता है। अब देखो अब ये राइज तो कर गया, क्लियर है। इस जगह पे जैसे हम देख रहे कि इस जगह पे वाटर एंटर किया और एंटर करने के बाद ये क्या है काफ़ी ज़्यादा राइज किया। अब जब लो टाइड आएगा तो ये नीचे भी तो जाएगा, जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या है क्योंकि ये राइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर गया था तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकलेगा। अब ये जब निकलेगा तो क्या होगा कि ये एक मतलब जो बहुत यहाँ पे क्या है टाइडल करंट फॉर्म होगा। टाइडल करंट मतलब क्या कि टाइड की वजह से ओशंस में करंट डेवलप हो रहा है। करंट मतलब क्या, फ्लो, कि फ्लो डेवलप हो रहा है वाटर का, कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइट में पानी जो है ऊपर चला गया था कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग देखें कि वाटर का हाइट जो है वो क्या है थोड़ा इस लेवल पे आ गया। अब ये सडन क्या है जब लो टाइड आएगा तो ये सारा पानी क्या है बह के नीचे ऐसे जाएगा।
तो ऐसे जब बह के नीचे जाएगा तो उस केस में क्या है कि एक तेज़ पानी का रफ्तार डेवलप होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल करंट। क्यों? क्योंकि ये टाइड्स की वजह से जनरेट हुआ था। तो ये हमारा टाइडल करंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है ये हमने टाइड्स के बारे में देख लिया है। ये हमने देख लिया कि स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है, नीप टाइड्स क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिजी और एपोजी का कंडीशन हमने देख लिया है। एपिलियन, ये पेरिजी एपोजी का मून के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में देख लिया। पेरिलियन एपिलियन का मूवमेंट हमने सन के रिस्पेक्ट में देख लिया। क्लियर है? अब एक देख लो एब क्या होता है, फ्लो क्या होता है। देखो एब क्या है, जब सपोज कर लो जो टाइम लेता है ना एक हाई टाइड, अभी मान लो ये हाई टाइड है, उसके बाद अब जब लो टाइड आएगा तो लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड आने के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एब बोलते हैं। जब लो टाइड है और लो टाइड से जब हाई टाइड बन रहा है तो इसमें जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस इवेंट को फ्लो बोल रहे हैं या फिर फ्लड बोल रहे हैं। ऐसे भी देखो ना, ये कोस्टल एरियाज़ में क्या है, जब लो टाइड था, लो टाइड से हाई टाइड आएगा तो कोस्टल एरियाज़ में क्या आएगा, पानी लेकर के आएगा ना, तो इसको हम लोग फ्लो या फिर फ्लड बोलेंगे। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड। टाइड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला तो चीज़ है कि टाइड्स जो है वो बहुत ही ईजी है प्रिडिक्ट करना। क्यों? क्योंकि हम लोग को अर्थ, सन, मून ये सब का मूवमेंट पहले से पता है और ये मूवमेंट जो है वो फिक्स है, ये फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो उस वजह से टाइड्स को प्रिडिक्ट करना ईजी है और प्रिडिक्ट करने की वजह से क्या है कि ये नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मान लो कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है शिप्स, बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं, तो ये शिप्स जो है अब अगर सपोज कर लो जब लो टाइड रहेगा तो ये क्या, ये हार्बर मतलब ये जो कोस्टल एरियाज़ है यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा यहाँ पे। लेकिन वही जब हाई टाइड आएगा तो उसमें क्या है कि ये हार्बर तक जो है इस जगह पे पहुँच पाएगा। तो टाइड्स जो है, टाइड्स के मूवमेंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है ये हम लोग को हेल्प करता है हार्बर में, मतलब पोर्ट्स वगैरह में आने में हेल्प करता है। क्लियर है? इवन नेविगेशन वगैरह में भी हेल्प करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये मान लो अभी ये हाई टाइड है, अभी क्या है लो टाइड आएगा तो ये क्या है, ये पानी थोड़ा ऐसे मूव करना स्टार्ट होगा। तो उस केस में क्या है कि ये नाव वगैरह को इस डायरेक्शन में जाने में थोड़ा ईजी होगा। क्लियर है? वही जब हाई टाइड बन रहा है तो उस केस में जो है कोस्ट में आने में थोड़ा ईजी होगा। तो नेविगेशन में हेल्प करता है, हार्बर का एक्सेस में हेल्प करता है, इवन डी सिल्टिंग और क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। डी सिल्टिंग और क्लीनिंग में कैसे हेल्प करता है, जब टाइड्स यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में आता है ना, जब यहाँ पे मान लो ये कोस्टल एरियाज़ है और इस जगह पे रिवर है, तो ये जब टाइड्स जब कोस्टल एरियाज़ में आएगा तो क्या करेगा, ये रिवर्स जो भी सेडिमेंट्स वगैरह को लेकर के आएगा, ये सारा सेडिमेंट्स को क्या है, ये हाई टाइड आया तो ये सारा पानी में मिक्स हो गया सेडिमेंट्स, और जब ये लो टाइड होगा तो ये सारा सेडिमेंट्स क्या होगा, वापस ओशियंस में चला जाएगा। क्लियर है? तो एक जो डी सिल्टिंग है उसमें हेल्प कर रहा है। इसलिए देखो जिस भी जगह पे डेल्टास वगैरह हैं वो डेल्टास इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे टाइड्स बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं आ पा रहे हैं। जिस जगह पे टाइड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आएंगे मतलब उस जगह पे क्या है, उस जगह पे डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है जनरली, वहाँ पे हम लोग को एस्चुरीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन एक्टिविटीज़ जो एस्चुरीज में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। याद है ना एस्चुरीज और डेल्टास का डिफरेंस, कि डेल्टास के केस में क्या होता है, डिपोजिशन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैवी होता है। क्लियर है? एस्चुरीज के केस में क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैवी होता है। क्यों? क्योंकि टाइड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सेडिमेंट्स को वापस खींच करके ओशंस में ले आ रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, डी सिल्टिंग में हेल्प करता है, इवन क्लीनिंग में भी हेल्प करता है कि जो रिवर वाटर जो है, पॉल्यूटेड रिवर वाटर जो है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। मान लो यहाँ पे कोई रिवर वाटर है जिसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हाई टाइड आएगा वो सारा क्या होगा, वो सारा पानी जो है रिवर का वो इसमें मिक्स होगा और वो सारा पानी वो वापस लेकर के चला जाएगा ओशंस में। तो रिवर जो है वो तो हमारा थोड़ा क्लीन हो गया। तो क्लीन करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जब भी ये टाइड्स का मूवमेंट होगा मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी जब भी जनरेट होगा तो हम लोग उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, टरबाइन का मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं। टरबाइन में मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि टाइड्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। नेविगेशन में हेल्प कर रहा है, क्लियर है, हार्बर एक्सेस में हेल्प कर रहा है, डी सिल्टिंग में, रिवर का क्लीनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ये सब में हेल्प कर रहा है। अब हम लोग लास्ट जो है वो आ जाते हैं ओशन करंट्स पे, कि ओशन करंट्स होता क्या है। बेसिक रफ आइडिया तो अभी मैंने आपको दिया था कि ओशन करंट्स जो है वो क्या है, एक तरीके से अ काइंड ऑफ रिवर फ्लो है ओशन में, जिसमें क्या हो रहा है, एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो एक डिफिनेट पाथ या डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है।
क्लियर है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, इस तरीके से कुछ। तो ये जो है ये हमारा ओशन करंट्स है। अब बात आता है कि रिवर में ये जो डायरेक्शन है, ये जो फ्लो है, वो फ्लो डेवलप कैसे हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन फ्लोज के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। अक्सर इस फैक्टर्स को लोग निगलेक्ट कर देते हैं। देखो होता क्या है, ये मान लो ये जो है ये मेरा जो है ये अर्थ है। क्लियर है। अब क्या है, ये मेरा यहाँ पे मून है और इधर जो है और इधर सन होगा कहीं पे। क्लियर है। मान लो इस जगह पे मेरा सन है, इस जगह पे मेरा अर्थ है और यहाँ पे मेरा मून है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये मून जो है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, टाइड क्रिएट होगा। क्लियर है। छोड़ो हटाओ, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ऐसे देख लो, ये मेरा सन है और ये मेरा अर्थ है। अब जब ये अर्थ है तो इस जगह क्या होगा कि सन की वजह से यहाँ पे जो टॉरिड रीजन है, इस टॉरिड रीजन में क्या होगा, हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब इस जगह का जो रीजन है, ये टॉरिड पोर्शन जो है, इस पोर्शन पे वाटर क्या होगा, वार्मर होगा, थोड़ा गर्म पानी होगा। गर्म पानी जो होता है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और ठंडा पानी जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस जगह पे पानी जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। इधर का पानी जो है वो क्योंकि ठंडा है पोलर एरियाज में, तो इधर का पानी क्या होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाइप करेगा। मतलब अगर हम लोग देखें कि ऑल्दो हम लोग को अर्थ अपीयर तो फ्लैट होता है, लेकिन इस फ्लैट में भी अगर हम लोग देखें तो ये अगर इक्वेटर वाला पोर्शन है, ये अगर हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ में क्या है, हमारा जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, इस जगह पे वाटर का हाइट क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशन वाटर क्या है, थोड़ा वार्मर है। इस जगह पे जो वाटर का हाइट है वो क्या है, थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे पानी ठंडा है, तो ये क्या है, डेंस करेगा और डेंसर वाटर होगा। दूसरा क्या है, ठंडा पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये एक्सपेंड करेगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत ही स्लाइट ग्रेडियंट बनता है। बहुत ही स्लाइट ग्रेडियंट मतलब एक स्लोप बनता है। ये स्लोप ढलाव टाइप का। इस ढलाव में क्या होगा, ये वाटर पार्टिकल धीरे धीरे इक्वेटर से किधर बहना स्टार्ट करेगा, पोल्स की तरफ बहना स्टार्ट करेगा। तो वही चीज़ जो है उसकी वजह से क्या है कि एक मूवमेंट डेवलप होता है, और वो मूवमेंट जो है वो ओशन करंट्स को जन्म देता है। मतलब फिर से समझो, होता क्या है, सोलर एनर्जी की वजह से हीटिंग होगा, वो हीटिंग क्या करेगा, वाटर को एक्सपेंड करेगा। ये एक्सपेंशन मेनली कहाँ पे होगा, ये एक्सपेंशन मेनली टॉरिड रीजन में होगा, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले हिस्से में होगा, इधर ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इस रीजन में क्या वाटर का एक्सपेंशन ज़्यादा है, इधर कम है, तो एक क्या है, ग्रेडियंट डेवलप होगा और इधर से पानी जो है वो हमारा नीचे जाना स्टार्ट होगा, ढलाव डेवलप होगा, नीचे जाएगा। क्लियर है। तो वही वो चीज़ है कि इक्वेटर के पास में जो है लगभग वाटर 8 सेंटीमीटर तक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड, कि एक्सपेंड हो जाए। उसकी वजह से क्या हो जाए, नियर द इक्वेटर द ओशन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हाई है, कि इक्वेटर के पास ओशन वाटर क्या लगभग 8 सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट पे है देन इन द मिडिल लैटिट्यूड्स। और उसकी वजह से क्या होगा कि एक स्लोप डेवलप होगा, जिसकी वजह से वेरी स्लाइट ग्रेडियंट ऑफ वाटर जो है वो मूव करना स्टार्ट होगा उस ढलाव में। क्लियर है। और अब क्या होगा, इसका मतलब जो है कि ओशन वाटर जो है वो हमारा नेट मूवमेंट कैसा देखने को मिलेगा कि इक्वेटर से पोलवर्ड्स टाइप ऐसा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसकी वजह से अभी देखो ये क्या होगा कि इक्वेटर का जितना भी इस जगह पे गर्म पानी है, ये गर्म पानी क्या हो रहा है, ये ऐसे पोलवर्ड्स जा रहा है, ये ऐसे पोलवर्ड्स जा रहा है। क्लियर है। ये उधर जाने का कोशिश कर रहा है, वापस इधर ही आ गया, ये इधर ऐसे पोलवर्ड्स जा रहा है, पोलवर्ड्स जा रहा है। क्लियर है। ये ऐसा पोल के साइड जाएगा, तो इस साइड तरीके से ऐसा देखने को मिलेगा। अब मान लो इक्वेटर का पानी तो पोल के साइड जा रहा है, ठंडा पानी क्या होगा, जो पोल वाला है वो नीचे नीचे ऐसा रिप्लेस करते हुए क्या आएगा, इधर इक्वेटर के साइड आएगा। क्लियर है। क्योंकि अगर इक्वेटर का पानी उधर जा रहा है तो क्योंकि अर्थ पे पानी तो फिक्स्ड है, तो अब ऊपर का पानी को तो नीचे आना ही पड़ेगा, अगर नीचे का पानी ऊपर जा रहा है रिप्लेस करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक ओशन करंट्स डेवलप होता है। तो एक तो हम लोग देख लिया कि कौन कौन सा फोर्सेस है। पहला हमने हीटिंग देख लिया, दूसरा विंड है कि विंड जो है वो भी ओशन करंट्स को डिटरमाइन करता है। जैसे सपोज कर लो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो ये इस जगह पे क्या है, ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ टॉरिड रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इधर क्या चलता है, ईस्टर्लीज चलता है। तो अब जब ईस्टर्लीज चल रहा है तो यहाँ पे देखो जो मूवमेंट्स है वो भी कैसा है, कुछ इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है। क्लियर है। कुछ
इस डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो है वो मूवमेंट कुछ वैसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो ये टॉरॉइड रीजन है, यहाँ पे ऐसा है, क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिलता है कि ये पानी जो है ये ऐसे जाएगा, इधर टकराने के बाद क्योंकि ये कोस्टल एरिया से हिट करेगा तो हिट करने के बाद ये थोड़ा एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग को विंड की वजह से भी देखने को मिलता है कि विंड किस तरीके से रोल प्ले करता है। सिमिलर रोल जो है वो ग्रेविटी प्ले करता है। ग्रेविटी कैसे प्ले करेगा, जब मान लो एक तो हमने अभी स्लोप देखा कि ये स्लोप जो है ये जो ग्रेडियंट बन रहा था इक्वेटर से पोलवर्ड्स 8 सेंटीमीटर का, ये बन किसकी वजह से रहा था, इस ढलाव में जो पानी का मूवमेंट होगा ऊपर से नीचे ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की ही वजह से हो रहा है, क्लियर है। एक तो ऐसे हो गया। दूसरा क्या है कि जो वार्म वाटर है ये क्या होता है, वार्म ओशन करंट जो होता है वो लाइटर होता है, कोल्ड ओशन करंट्स क्या होता है डेंसर होता है। तो उसकी वजह से अब क्या होगा कि जैसे सपोज कर लो यहाँ से ये जो है ये क्या है, वार्म ओशन करंट है, गर्म पानी है वो इक्वेटर के सरफेस के ऊपर, ये वार्म ओशन करंट ऐसा जाना स्टार्ट हुआ, जाते क्या इधर पोलवर्ड्स जाते जाते क्या हो गया, ये पानी ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये क्या करेगा, सबसाइड करेगा, सबसाइड होने के बाद ये नीचे चला गया, कुछ इधर मूव करेगा, इधर ऐसे मूव करेगा। अब ये जो ठंडा पानी है ये क्या होगा, ये ठंडा पानी सबसाइड कर चुका है, अब ये ओशन के सरफेस के नीचे आ गया, लेकिन फिर ये इधर जैसे जैसे आएगा वो ठंडा पानी क्या होगा, वापस ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, क्लियर है। ये पोल का जो ठंडा पानी है वो हमारा क्या आ गया, इधर आ गया। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो ये पोल का ठंडा पानी है, ये क्या आ रहा है, ये इधर ऐसा जा रहा है, और ये जाने के बाद ये जैसे इक्वेटर के पास गया क्या हुआ, ये पानी गर्म हो गया, गर्म होने के बाद एक फ्रैक्शन उधर चला गया, एक फ्रैक्शन इधर चला गया, इधर जाने के बाद ये पानी क्या होगा, वापस ठंडा होगा, वापस ये इस डायरेक्शन में ऐसा चला जाएगा, क्लियर है। ये भी हम लोग देखेंगे सब कुछ अच्छे से। तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो हीटिंग है वो सोलर एनर्जी की वजह से जो हीटिंग होता है वो ओशन वाटर के मूवमेंट को डिटरमाइन करता है, कैसे विंड डिटरमाइन करता है, कैसे ग्रेविटी करता है और कैसे कॉरियोलिस फोर्स करता है। देखो कॉरियोलिस फोर्स कैसे करता है, यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये डायग्राम, यहाँ पे ये अगुलास करंट है, इधर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, इधर साउथ इक्वेटोरियल करंट है। देखो अभी क्या है कि ये विंड का डायरेक्शन, मतलब हमने कॉरियोलिस फोर्स के बारे में क्या देखा है कि वो विंड के डायरेक्शन को नदर्न हेमिस्फीयर में किस में डेविएट करता है, राइट डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब अभी अगर ये हम लोग देखें तो ये पूरा पोर्शन हमारा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखो ये विंड ऐसा जा रहा था, विंड ऐसा जा रहा है, अब क्या ये लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा, तो लेफ्ट हमारा किधर होता है, इधर होता है। मतलब ये क्या हुआ, थोड़ा इधर चला गया, जो यहाँ पे हम लोग को देखने को भी मिल रहा है, ये क्या हुआ, थोड़ा इधर चला गया। फिर ये अब थोड़ा इधर ऐसे जा रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट बन के, क्यों, क्योंकि ये ठंडा पानी था। अब जैसे जैसे ये इक्वेटर के पास गया क्या हुआ, पानी गर्म हो गया, तो अभी साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है गर्म पानी के रूप में ऐसे फ्लो करना स्टार्ट हुआ। ये जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो अब ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट डायरेक्शन में टेंड करेगा मूव करने का, तो ये क्या होगा, लेफ्ट में ऐसा मूव करेगा। अब जब लेफ्ट में मूव करेगा तो ये जो गर्म पानी था ये देखो अगुलास करंट बन के इधर आ रहा है। अब ये क्या आ गया, अगुलास करंट बन करके इधर आ गया, जो वार्म वाटर करंट है। अब ये वापस कहाँ चला गया है, सदर्न हेमिस्फीयर में, वापस किधर मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। तो अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में इधर हमारा रोटेट करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि ये पोलर एरियाज में चला गया तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक कोल्ड करंट हो गया, क्लियर है। मतलब यहाँ पे देखो ये कोल्ड करंट पोल से आया था, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से इसका एंगल डेविएट हुआ, और डेविएट होते होते ये सर्कुलर पाथ बनाया, क्लियर है। इसको आप एक बार रिपीट मोड में इसको एक बार देख लेना। और एक चीज़ और, अगर वीडियो का बेटर एक्सपीरियंस लेना है तो कोशिश करो 1.5x या उससे हायर स्पीड में सुनने का, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ में तो ऐसे भी आएगा बट वो थोड़ा ज़्यादा इंगेजिंग होगा, क्लियर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमने पहले बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो वो थोड़ा बोरिंग फील नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है ये हमने देखा ना कि ये एक क्या है, ये एक टाइप का सर्कुलर पैटर्न बन रहा है। इस सर्कुलर पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गायर, GYRE गायर, क्लियर है। ये इंडियन ओशन का गायर बन रहा है। ये देखो हर जगह बनेगा, सेम ऐसे ही है। ये हमारा कोल्ड करंट था, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये क्या है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये इधर लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये ऐसे जा रहा था,
ऊपर हो गया लेफ्ट, नीचे हो गया राइट, तो ये ऐसा चला गया। अब जब ये सीधा ऐसे जा रहा था तो फिर इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, तो फिर ये इधर ऐसे मुड़ गया। क्लियर है? फिर ये इधर मुड़ने के बाद क्या ये ऐसे जा रहा था, ये एक डायरेक्शन तो उधर चला जाएगा, एक डायरेक्शन इधर चला जाएगा। अब जो ये इधर वाला डायरेक्शन है वापस से क्या है, इधर नीचे जाते जाते और कॉर्डियलिस फोर्स की वजह से क्या है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, वापस इधर ऐसा चला जाएगा। मतलब ये यहाँ पे कोल्ड करंट के फॉर्म में आया था अफ्रीका के पास, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बारिश कम होता है, कोल्हारी डेजर्ट बनता है, और फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बन जाता है। फिर वो गर्म पानी जो है वापस इधर आता है अर्जेंटीना के साइड, और इधर ब्राज़ीलियन करंट बन करके ये जो है ये गर्म पानी लेकर के आता है, और इधर ये ठंडा पानी लेकर के आता है इस साइड से, ये दोनों यहाँ पे मिक्स करता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना है कि ये गायर होता क्या है। गायर बेसिकली कुछ नहीं है, एक सर्कुलर मूवमेंट है जो हर जगह देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही नॉर्थ में भी देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में क्या है, ये जो है ये हमारा इक्वेटोरियल करंट था, ये ऐसा मूव करना स्टार्ट किया। वैसे ही जैसे साउथ में साउथ इक्वेटोरियल करंट मूव कर रहा है, नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मूव कर रहा है, इधर काउंटर करंट मूव कर रहा है, तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसा मूव कर रहा है। क्लियर है? अब ये जो है ये कोस्टल एरियाज़ को फॉलो करते करते ये ऐसा मूव कर रहा है। इधर जो है वो वेस्टर्लीज विंड जो है इसके इन्फ्लुएंस में ये काफ़ी ज़्यादा हाइट अटेन करता है और काफ़ी ऊपर तक जाता है। क्लियर है? ये ऐसा मूव करना स्टार्ट किया, एक फैक्शन उधर गया, एक इधर आने आता है। अब देखो अब ये हो क्या जाए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें नॉर्थ के डायरेक्शन में तो हर जगह हो क्या जाए, जब ये ऐसा मूव कर जाता है तो राइट डायरेक्शन में डिवाइड करेगा, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो इधर मूव किया। फिर इधर जाने के बाद फिर जो है यहाँ पे क्या होगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा एक ब्रांच, तो ये इधर राइट डायरेक्शन में मूव किया। और फिर इधर जो है ये क्योंकि पोल का ठंडा पानी अब यहाँ पे आ चुका है तो ये क्या है कोल्ड करंट बन के फिर ऐसा होगा। तो देखो ये एक सर्कुलर ऐसा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर सर्कुलर पैटर्न देखें तो ये किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न देखें तो ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो सर्कुलर पैटर्न बनता है इसको हम लोग गायर बोलते हैं। और ये जो गायर है ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है, ये हमारा सर्कुलर मोशन है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। क्लियर है? नॉर्थ में क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ओशन करंट्स क्या होते हैं। हमने गायर देख लिया, गायर क्या होता है। कोल्ड करंट वार्म करंट देखो सिंपल सा है कि अगर पोल से जो वाटर आ रहा है वो बहुत ही ठंडा है तो वो जो है वो कोल्ड करंट उसको बोलेंगे। जो इक्वेटर के साइड से जो वाटर पोलवर्ड्स जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म करंट बोलेंगे। अगर इक्वेटर के साइड से जो पोलवर्ड्स वाटर जा रहा है ये सारा क्या वार्म करंट है। यहाँ पे खुलुशियो करंट हो गया। क्लियर है? ये इक्वेटर के साइड से पोलवर्ड ब्राज़ील करंट, इक्वेटर के साइड से पोलवर्ड यहाँ अगुलास करंट, यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये सारा जो है ये सारा जो वार्म करंट है, ये वार्म करंट्स क्या करता है, यहाँ का पानी गर्म होता है, जो गर्म पानी होगा उसमें इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा तो जहाँ जहाँ वार्म करंट होगा उस जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, उस जगह पे हम लोग को अच्छा खासा रेनफॉल देखने को मिलेगा, प्रिसिपिटेशन देखने को मिलेगा। रेनफॉल होगा तो उस जगह पे फिर हम लोग को देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन भी है, पेड़ पौधा भी है, जंगल भी काफ़ी घना है। जैसे यहाँ पे देखो ये सोमाली करंट है, इस जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट टाइप है। इधर साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इधर हम लोग को डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये पूरा जो ये वाला कोस्ट है अफ्रीका का, बहुत ही घना जंगल है ये वाले पूरे कोस्ट में, वेजिटेशन बहुत है। मेडागास्कर वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, क्यों? क्योंकि वार्म करंट है। सिमिलरली यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट ये हो गया, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया इधर। तो इस साइड जो है ये सारे एरिया साइड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को वेजिटेशन देखने को मिलता है। इवन यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंग्लैंड वगैरह जो पोर्शन है ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हायर लैटिट्यूड में है। तो बेसिकली यहाँ पे बर्फ़ होना चाहिए था, 12 महीना बर्फ़ होना चाहिए था, बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वार्म करंट है ये जो है ये यहाँ पे अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन करता है, टेम्परेचर को यहाँ पे वार्म बना करके रखता है, जिसकी वजह से ये जो लंदन वाला एरिया है, नॉर्वे वाला एरिया है, वो उतना ज़्यादा भी ठंडा फील नहीं होता है जितना कि यहाँ पे हमारा लैब्राडोर या फिर ग्रीनलैंड फील होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है ये चीज़ ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर हम लोग कोल्ड करंट देखें तो जिस जगह पे ये, जैसे यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि ये पेरू करंट है, कोल्ड करंट है, तो ये कोल्ड करंट होने की वजह से क्या होगा, इस जगह पे रेनफॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी है, ठंडा पानी में इवापोरेशन होता नहीं है। इवापोरेशन नहीं होगा तो इस जगह पे जो है वो
कोई रेनफॉल नहीं होगा तो ये जो है ये हमारा डेजर्ट एरिया होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे कैलिफोर्निया डेजर्ट है, इस जगह पे हमारा कोलाहारी डेजर्ट है बेंगोला करंट के कोल्ड करंट की वजह से। इस जगह पे कैनरी कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, तो इस जगह पे डेजर्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कोल्ड करंट और वार्म करंट जो है कहीं का भी टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। क्लियर है? ये भी हमने देख लिया कि करंट का जो मूवमेंट्स है वो कहीं ना कहीं ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ये सबसे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को वेस्टर्लीज इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? इस जगह पे ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा क्योंकि ये पेरू करंट इधर ऐसा मूव करेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस होता है। अब कुछ चीज़ और देख लो, जिस भी जगह पे वार्म करंट, जैसे मान लो ये वार्म करंट है, कुरोशियो करंट है, और ये जो है ये ओइशियो करंट है। ये जो वार्म करंट है, ये वार्म करंट क्या है, इस करंट के ऊपर ये गर्म पानी है, वार्म वाटर है। वार्म वाटर है तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन होने की वजह से यहाँ का एयर क्या होगा, ह्यूमिड होगा। क्लियर है? अब ये कोल्ड करंट आया, कोल्ड करंट आने की वजह से क्या है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मतलब वाटर तो गर्म था और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि दोनों का मिक्सचर होना स्टार्ट हो रहा है, इधर से कोल्ड करंट इधर से वार्म करंट। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, इस जगह पे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ह्यूमिड भी देखने को मिलेगा, कि ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ क्या है कि टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा लो है। अब याद आ रहा है पिछला वाला लेक्चर कि अगर ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर भी लो है तो उस केस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन, मतलब ड्यू पॉइंट अचीव कर जाएगा। मतलब इस जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, फॉग वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसीलिए देखो वो सारा एरिया, जिस भी एरिया पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिक्स होता है, तो वहाँ पे हम लोग को सालों भर क्या देखने को मिलता है, फॉग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वार्म करंट जो है वो मॉइस्चर लेकर के आता है। क्लियर है? एयर में ह्यूमिडिटी लेकर के आता है। कोल्ड करंट जो है वो वहाँ का वेदर को टेम्परेचर, वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है। अगर ये ड्यू पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जा कर के देख सकते हो। वो चैप्टर जहाँ पे हमने ड्यू पॉइंट को डिस्कस किया है, आई थिंक 1 या 2 लेक्चर्स पहले है, उसको आप देख लेना एक बार। क्लियर है? तो उसकी वजह से यहाँ पे फॉग का डेवलपमेंट होता है। तो वही हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी फॉग डेवलप होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हमेशा एक फॉग धुंधला टाइप रहेगा। इस जगह पे नेविगेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि शिप्स को आगे कुछ दिखता ही नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली इधर कोल्ड करंट वार्म करंट मिक्स कर रहा है, यहाँ पे कोल्ड करंट वार्म करंट मिक्स कर रहा है। तो ये सब जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल फॉग बहुत ही ज़्यादा डेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो ये डॉगर बैंक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो, ये जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिक्स करता है ना, उस जगह पे फिशिंग साइट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो कोल्ड वाटर है ये आ रहा है, इधर से वार्म वाटर आ रहा है। क्लियर है? ये जो होता है जहाँ पे कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मिक्स करता है, जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा वार्म वाटर है तो ये वार्म वाटर जो है ये भी बहुत ज़्यादा प्लैंकटन के, जो प्लैंकटन होता है, क्लियर है, ये प्लैंकटन का ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। प्लैंकटन वही जो छोटा छोटा पेड़ पौधा टाइप होता है जिसको फिशेस वगैरह खाते हैं, जू प्लैंकटन भी, और मतलब जू प्लैंकटन जो है वो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा हो गया, फाइटो प्लैंकटन जो है छोटा छोटा पेड़ पौधा वगैरह हो गया जिसको फिशेस खाते हैं। क्लियर है? तो प्लैंकटन्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अगर वार्म वाटर है तो वो भी सूटेबल नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर है तो वो भी सूटेबल नहीं है। जिस जगह पे कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मिक्स करता है वो जो एरिया होता है, वो एरिया प्लैंकटन के ग्रोथ के लिए एकदम आइडियल होता है, एकदम परफेक्ट होता है। तो इस जगह पे प्लैंकटन्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और प्लैंकटन्स अगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिशेस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। ये फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही आइडियल होगा। तो इसीलिए देखो ये जैसे यहाँ पे हम लोग का इंग्लैंड के ऊपर डॉजर बैंक हो गया, ये फिशिंग साइट होता है। यहाँ पे हम लोग को देखो न्यू फाउंडलैंड हो गया, इस जगह पे फिशिंग साइट है। जिस जिस जगह पे यहाँ पे हम लोग को फिशिंग साइट देखने को मिलेगा, ये जापान के आसपास, चाइना के आसपास, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जिस भी जगह पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिक्स करता है वहाँ पे हम लोग को फिशिंग साइट देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स में हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि किस तरीके से जो वार्म ओशन करंट्स है वो वहाँ का टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, रेनफॉल लेकर के आएगा। जिस जगह पे रेनफॉल लेकर के आएगा वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वेजिटेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा होगा।
क्लियर है। जिस जगह पे कोल्ड करंट होगा उस जगह पे हम लोग का ड्राई एरिया देखने को मिलेगा, रेनफॉल नहीं होगा, डेजर्ट एरिया वगैरह देखने को मिलेगा। क्लियर है। जिस जगह पे डेजर्ट एरिया है वहाँ का इकोनॉमी भी थोड़ा कॉम्परेटिवली वीक होगा। क्लियर है। अनलेस कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, जैसे ऑयल रिजर्व सऊदी अरेबिया वगैरह में पाया जाता है, जब तक वैसा कोई सिचुएशन नहीं है तब तक इन जनरल जो है वहाँ पे थोड़ा इकोनॉमी वीक देखने को मिलता है। क्लियर है। फिर जहाँ पे फिशिंग साइट है, जैसे मान लो जो कोल्ड करंट वार्म करंट मिक्स कर रहा है, ये कोल्ड करंट वार्म करंट, तो फिशिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, तो वो भी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्लियर है। तो ये सारा चीज़ जो है ये आप लोग देख लेना जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो है ये सरगासो सी के बारे में है। देखो सरगासो सी क्या है, यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये जो है, अच्छा एक चीज़ और, ये जितना भी मेजर करंट है ना, ये जैसे गल्फ स्ट्रीम जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान में रखना, जैसा कि मैंने बताया ना, इंग्लैंड या हायर जो लैटिट्यूड्स है यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, बट उतना लो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वार्म ओशन करंट जो है यहाँ का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है और अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन भी करता है, जहाँ से यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि करेंट्स का नाम जो है इंपॉर्टेंट करेंट्स का नाम तो कम से कम ध्यान में रखो। जैसे ये कैनरी करंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बेंगुएला करंट इंपॉर्टेंट है, पेरू करंट एल नीनो में हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ये सारा जो करंट है, मेनली एक बार करंट आप लोग को पता होना ही चाहिए, क्योंकि पीटी में कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो डायरेक्टली इसी टाइप से पूछेगा। मेंस में आप लोग को करंट के बारे में नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि ये जैसे सहारा डेजर्ट है तो इस जगह पे रेनफॉल कम क्यों होता है, तो बहुत सारा मल्टीपल रीजन है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है वो सब तो है ही, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोल्ड करंट होता है, कोल्ड करंट पास होने की वजह से इस जगह पे क्या होता है, रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है। तो मेंस के आंसर राइटिंग में ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, एनालिसिस डेवलप करने में हेल्प करेगा कि किसी भी जगह का ज्योग्राफी है या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही क्यों है, उन चीज़ों को समझने में ये हेल्प करता है। आपको करंट का नाम एक बार अच्छे से सारा पढ़ लेना। क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं सरगासो सी के बारे में। देखो ये जो सरगासो सी है, यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, हमने अभी देखा ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इधर गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये ऐसे यही करंट सेम ये बन के ऐसा मूव कर जा रहा है, और इधर कैनरी करंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमने देखा कि ये मूवमेंट क्या है, कुछ इस तरीके का सर्कुलर मोशन नदर्न हेमिस्फीयर में भी बनता है और सर्कुलर मोशन सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनता है। हमने देखा नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बन रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना सर्कुलर, बीच वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये जो है ये बाउंड्री रीजन में बहुत ज़्यादा, बट इसका ये मतलब भी नहीं कि केवल बाउंड्री। मेरा कहने का मतलब है ये सर्कुलर मोशन जब ऐसा होता है तो जिस तरीके से हम लोग साइक्लोन में देखते हैं ना, कि साइक्लोन में जब मूवमेंट होता है तो बीच का जो आई पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही काम होता है, यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही कि ये जो सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, तो बीच का जो पोर्शन है इस जगह पे मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये बीच वाला एरिया बहुत ही शांत होता है, इसको हम लोग जो है सरगासो सी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशन करंट्स का मतलब जो वेव्स है वो बहुत ही पोलाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है। इवन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखो सरगासो सी बोलने का पीछे रीज़न भी है कि ये जो बाउंड्री एरिया है इसका, ये जो यहाँ पे ये जो बाउंड्री एरिया है, इस बाउंड्री एरियाज पे ऐसे ये सरगासो ग्रास पूरा देखने को मिलता है। जब आप सैटेलाइट इमेजेस या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह से देखोगे तो ये देखो ये सरगासो ग्रास है पूरा, ये जो है ये बिल्कुल ऐसा है। ये सर इस साइड वाला पोर्शन जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना कि सरगासो सी क्या होता है। और वही अगर सपोज़ कर लो ये जैसे सरगासो सी डेवलप हो रहा है, वैसे ही क्या होता है, अगर सपोज़ कर लो हम लोग जो ओशंस में गार्बेज डंप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है ये बिल्कुल एक सर्कुलर मोशन में ये जो है ये यहाँ पे क्या होता है, गार्बेज के ऐसे पैचेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है मतलब यहाँ पे गार्बेजेस ऐसा डंप होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान में रखना, इसको ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बोलते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना। ये चैप्टर जो है हमने देख लिया ओशन करेंट्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने देख लिया वेव्स क्या होते हैं। खास करके ओशन करेंट्स और टाइड्स ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी पर्सपेक्टिव से भी, मेंस पे पर्सपेक्टिव से भी। मेंस की वजह से पर्सपेक्टिव में ओशन करेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ रजनी प्रेम रेशमन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।